नमस्कार साथियों, मैं अंसराज गुजर एमटी फिजिक्स क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? सभी मस्त होंगे। सभी के सेकंड ईयर के पेपर हो चुके हैं। एमडी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, एमएलएसवी हो, कोटा वाली हो, बच्चों सभी के एग्जाम हो गए होंगे, अच्छे हुए होंगे। अब आप बीएससी पार्ट थर्ड में पहुंच गए हो। रिजल्ट वैसे सभी का अच्छा आएगा। तो आप सभी किस में पहुंच गए बच्चों? बीएससी पार्ट थर्ड में। तो रिजल्ट तो सबका अच्छा आएगा क्योंकि आपने पेपर भी बहुत अच्छे किए हैं। आज अपनी जो एक तरह से क्लास होने जा रही है वो एक तरह से अपने पास जो बीएससी पार्ट जो थर्ड है इसकी अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने पास बीएससी में 3 पेपर होते हैं बच्चों। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर। और 3 पेपर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपके पास होता है बच्चों क्वांटम फिजिक्स, या इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी अपन बोलते हैं, ठीक है ना? यानी कि क्वांटम भौतिकी, या अगर इसकी जगह आप मैकेनिक्स लिख दो तो इसको आप बोल देते हो क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। एक अपने पास सेकंड आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, यानी कि ठोस अवस्था भौतिकी। और तीसरा पेपर जो बच्चों आपका होता है वो होता है एक तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, ये आपके 3 पेपर है बीएससी पार्ट थर्ड में। हर यूनिवर्सिटी में हो सकता है, आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी में 3 यूनिट चलती है और उस वाली में अपने पास कितनी चलती है? 2 यूनिट चलती है। ओ सॉरी, 3 यूनिट चलती है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी में अपने पास कितनी यूनिट चलती है? 3। राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है 5 यूनिट। एमएलएसयू में भी कितनी चलती है? 5 यूनिट चलती है। कितनी यूनिट चलती है? 5 यूनिट। तो ये अपने पास जो पार्ट है सबसे पहला कौन सा पार्ट होगा आपका? क्वांटम फिजिक्स का। अब क्वांटम फिजिक्स में जो अपन स्टार्ट करेंगे ये पेपर, वैसे अभी तक अपन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं वो अपना 12 से या 11 से कुछ रिलेटेड था। लेकिन जो अब अपन इस क्वांटम में पढ़ेंगे ये एक तरह से 11 12 से रिलेटेड नहीं होता है, काफ़ी एडवांस लेवल होता है और काफ़ी मज़ेदार पेपर होता है और इसको टफ भी माना जाता है। तो आज अपन जो शुरुआत करेंगे बच्चों वो अपन कौन से पेपर की बात करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स की, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी। अब बात आती है कि क्वांटम यांत्रिकी में हमें पढ़ना क्या है, क्या इसमें है, किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक आपको इसमें यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन से राइटर की बुक लानी है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंट्रोडक्शन की। अपने पास अप टू 1900, यानी कि इससे पहले जो अपने पास फिजिक्स चलती वो अपने पास चलती थी क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी चलती है बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? चिरसम्मत भौतिकी। और इस चिरसम्मत भौतिकी में 3 पार्ट थे। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला जो पार्ट था वो था आपके पास
क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, जिसको अपन उष्मागतिकी बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट था बच्चों वो आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत चुंबकीय। पहला पार्ट आपका चिरसम्मत यांत्रिकी, दूसरा थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी, और तीसरा बच्चों इसमें कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में इनके बारे में चर्चा कर ली। तो बात आती है कि इस क्वांटम फिजिक्स को बनाया क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी। आपकी जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स बच्चों दो जगह फेल हो गई थी। कितनी जगह, दो जगह फेल हो गए थे। इसके नियम जितने बने हुए हैं वो दो जगह जाके क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। इसलिए अपन को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स का निर्माण किया गया था। दो जो डोमेन थे या दो पार्ट थे जहां पर फेल हुई थी। तो पहला पार्ट क्या था कि जिन कणों का, क्या बच्चों, जिन कणों का वेग प्रकाश की चाल के बराबर है, चाल के बराबर है, उनकी गति का अध्ययन नहीं कर पाए। यानी कि जिन पार्टिकल का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है उनके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। सेकंड, जो आपके पास नई टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे, उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। इनके बारे में अपन जब अध्ययन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो या एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा रहा हो, उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसका भी क्लासिकल फिजिक्स ने एक्सप्लेन नहीं कराया, उनका अध्ययन नहीं किया, या इन कणों के लिए क्लासिकल फिजिक्स के नियम सारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, सूक्ष्म कण है। क्या है, सूक्ष्म कण, माइक्रो पार्टिकल्स। यानी कि एक तरह से सिंपल सा देखा जाए कि बहुत छोटे जो कण होते हैं उनके बारे में अध्ययन नहीं कर पाई आपकी क्लासिकल फिजिक्स। तो ये तो जो मेन दो पार्ट थे, इनके कारण ही क्वांटम फिजिक्स का निर्माण हुआ था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या आई, ये आई रिलेटिविटी थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। इसने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। और जो परमाणु या छोटे कण हैं, इनका अध्ययन करने के लिए कौन सी फिजिक्स का निर्माण हुआ बच्चों, क्वांटम फिजिक्स। किसका निर्माण हुआ, क्वांटम फिजिक्स का। तो इनका अध्ययन करने के लिए आपके पास किस फिजिक्स का निर्माण हुआ, क्वांटम फिजिक्स का। अब अगर इसकी बात करूं मैं कि एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स 14 दिसंबर 1900 को एक अपने पास मैक्स प्लांक थे, साइंटिस्ट कौन था, मैक्स प्लांक सर। इन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी होती है, क्या होती है बच्चों, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वैसे तो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होता है या विकिरणें उत्सर्जित होती है, उनको समझाने के लिए एक इसने पेपर प्रोड्यूस किया। और वो पेपर प्रोड्यूस किया तो इसने एक फॉर्मूला दिया, E इजिकल टू एच न्यू। क्या फॉर्मूला दिया बच्चों इसने, E इजिकल टू एच न्यू। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया एच न्यू। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कृष्णिका पिंड, कृष्णिका पिंड। तो इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया E इजिकल टू एच न्यू। अब यहां पे जो H है ये तो क्या होता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह से बच्चों
जो क्वांटम फिजिक्स है उस क्वांटम फिजिक्स का फर्स्ट साइन कहलाता है। यानी कि एक तरह से क्वांटम फिजिक्स का जो जन्म हुआ वो जन्म कब हुआ बच्चों? 14 दिसंबर 19 को। और इसके जन्मदाता एक तरह से कौन होंगे? प्लांक साहब। कौन होंगे? प्लांक। इन्होंने ये थ्योरी दी और इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा दिया। फिर इसके बाद में 1905 में 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसको किसने समझाया भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कि अपने पास जो मेटल होता है उस मेटल के ऊपर प्रकाश को गिराया और गिराने के बाद में उसके सतह से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इन्होंने भी जो एक्सप्लेन किया वो किस फॉर्मूले का यूज किया? एच न्यू का उपयोग किया। इसका मतलब यहां से एक गारंटी मिल गई कि जो आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला था वो सही है। मैक्स प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? प्रकाश विद्युत को समझाया। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला दिया है इसका सही है भाई, तभी तो इसने किया। इसके बाद में जो आए वो आए 1913 में। 1913 में कौन आए भाई? 1913 में सर नील्स बोर। इस नील्स बोर ने क्या दिया भाई? परमाणु मॉडल दिया। क्या दिया? परमाणु मॉडल दिया। और परमाणु को इसने अच्छी तरह से समझाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है, किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन इन्होंने भी कौन सा फॉर्मूला लिया? एच न्यू का फॉर्मूला लेके जो कोणीय संवेग होता है, क्या होता है भाई? कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को इन्होंने समझाया। किसको समझाया बच्चों? कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को इन्होंने समझाया। तो सर जो नील्स बोर थे इन्होंने क्या किया? जो आपके पास परमाणु मॉडल है उस परमाणु मॉडल को इसने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने भी किसका उपयोग किया भाई? फॉर्मूला वही था। और फॉर्मूला वही था तो इसका मतलब यहां पर एक चीज और सिद्ध हो गई कि आपके पास कि प्लांक का दिया हुआ फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसके बाद में 1923 में सर ए एच कॉम्पटन इन्होंने एक प्रभाव दिया था बच्चों जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पटन प्रभाव। क्या बोलते हैं? कॉम्पटन प्रभाव। इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन लिए और उस इलेक्ट्रॉन पे किसको आपतित करवाया? एक्स रे को। और प्रकीर्णन के द्वारा यानी कि स्कैटरिंग के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया। और इन्होंने क्या प्रूफ किया कि जब तक या इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो इन किरणों को क्या बताती आ रही थी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इनको इन्होंने प्रूफ क्या कर दिया कि ये जो रे है ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। क्या होती है? एक कण होती है। क्या होते हैं? कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं। इसके बाद में 1927 में कौन आए भाई? डेविसन व जर्मर। इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। और इन्होंने सिद्ध किया कि जो आपने डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत होता है, क्या होता है भाई? डी ब्रोगली तरंग सिद्धांत, उनको इसने इस थ्योरी को क्या किया? प्रूफ किया। प्रैक्टिकल जब भी किया जाता है बच्चों वो किसी भी थ्योरी का क्या होता है? पक्का प्रूफ होता है। तो इसने क्या किया? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो कौन सी प्रकृति रखते हैं भाई? तरंगीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति रखते हैं? तरंगीय प्रकृति। तो इन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि आपके पास
जो कण होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति। अब इनके बाद में जो आया वो आपके पास दो साइंटिस्ट थे अलग अलग। कौन? एक तो था हाइजेनबर्ग और एक थे अपने श्रोडिंगर। इन्होंने तो 1925 में और इन्होंने 1927 में, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है ना, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही था, ठीक है ना। इन्होंने जो थ्योरी दी उसको तो अभी फिलहाल बोला जाता है मैट्रिक्स मैकेनिक्स या क्वांटम, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरी दी उसको बोला जाता है वेव क्वांटम, ठीक है। अब इससे पहले वाली जो मैकेनिक्स थी बच्चों, कौन सी वाली, यहां तक की 1927 तक की, इसको बच्चों बोला जाता है ओल्ड क्वांटम। क्या बोलते हैं? ओल्ड क्वांटम, यानी पुरानी फिजिक्स। और इसके बाद वाली जो फिजिक्स आई उसको क्या बोला जाता है? मॉडर्न क्वांटम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मॉडर्न क्वांटम। अब इसके बाद में और साइंटिस्ट आए, जैसे अपने पास पाउली अपवर्जन या पाउली, फिर आया अपने पास मैक्सवेल, फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन, ठीक है ना, रमन प्रभाव। इसके बाद में तो क्या हुआ कि लगातार नई नई थ्योरी बनती गई और इन्होंने भी काफी अच्छे तरह से इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अपने पास इस क्वांटम फिजिक्स में आपको आइडिया लग गया होगा कि पढ़ना क्या है। मैं बताता हूं क्या पढ़ना आपको, कि आपको पहला तो क्या पढ़ना है, क्लासिकल जो आपकी फिजिक्स थी, क्या क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, उसकी कमियां, यानी कि ये कहां कहां फेल हो गई। फिर आपको क्या पढ़ना है बच्चों? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। चौथा आपको क्या पढ़ना है बच्चों? नील्स बोर। फिर आपको क्या पढ़ना है? एएच कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। छठा आपको क्या पढ़ना है? डेविसन जर्मर। यानी कि ये आपके पास जो आई, ये बच्चों आपके पास कौन सी है? ओल्ड क्वांटम। क्या है बच्चों? ओल्ड क्वांटम। पहले आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ोगे वो इस ओल्ड क्वांटम की जो कमियां हैं, ओल्ड क्वांटम की कमियां पढ़नी है। फिर आपको क्या पढ़ना है? मॉडर्न क्वांटम। क्या पढ़ना है बच्चों? मॉडर्न क्वांटम। तो ये अपना इस क्वांटम फिजिक्स में पूरा प्रोसेस रहेगा, कंटिन्यूस अपन चलेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत मजेदार ये अपनी बुक है, तो आप तैयार रहिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। पीडीएफ आपको मिलती जाएगी, ऐप पे मिलेगी। और ऐप का नाम क्या है बच्चों अपना? ऐप का नाम है एमटी फिजिक्स क्लास। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आपकी यूट्यूब पे कंटिन्यूस क्लासें रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।